रहीम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी। रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम एंटीहिस्टामिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करेंगे? ये रिवर्सिबली इनहिबिट करेंगे H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को। अब ये दो टाइप्स के हैं, एक है फर्स्ट जनरेशन, दूसरी है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन से ड्रग शामिल है? फर्स्ट जनरेशन के अंदर डाइपीनहाइड्रामीन और डाइमीन हाइड्रोनेट, क्लोरपेनार्मीन और डॉक्सिलामीन, ये चीज़ें, ये ड्रग्स शामिल है। ठीक है। अब इसकी यूजेस क्या है? इसकी यूजेस ये है कि ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हमारा क्या है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम के ऊपर भी H1 रिसेप्टर मौजूद होता है, तो उसी H1 रिसेप्टर्स को भी ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। तो ये मोशन सिकनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के अंदर भी वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो HCG रिसेप्टर, ये जो HCG हार्मोन है, ये वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करती है। और स्लीप एड के लिए, यानी इसके साथ भी क्या होती है, ये स्लीप को भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के ऊपर। तो इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो क्या है? ये सेडेशन काज करती है, एंटी मस्करीनिक है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक है। ठीक है। तो सबसे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका यही है कि ये क्या करती है, ये स्लीप काज कर सकती है। ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके अंदर जो ड्रग शामिल है सेकंड जनरेशन के अंदर, हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। इसके अंदर लोर्टाडीन, फेक्सोपेनाडीन, डिसलोर्टाडीन और सेट्राजीन इसके अंदर शामिल है। ठीक है। अब इसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो क्या है, वो है एलर्जी। ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो क्या है कि फार लेस सेडेटिव देन फर्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज एयर एंट्री इनटू CNS, क्योंकि इसका CNS के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये सेडेशन काज नहीं करते, काज करते हैं मगर थोड़ा सा। अब NRE के पुराने बुक्स अगर आप देख लें, जहाँ पर ये MCQs के बुक हैं, उस MCQs के बुक्स में आपको मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफिस वर्कर है। अगर आप उसको अभी एलर्जी जैसे साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सके, तो आप उसको कौन सी ऐसी ड्रग देंगे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सेकंड जनरेशन देंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लेस सेडेशन काज कर सकती है। आपने हमेशा फर्स्ट को अवॉइड करना है ऐसे पेशेंट के अंदर। अब आते हैं जनाब डेक्स्ट्रोफेनार्मिन के ऊपर। ये क्या होगा? अच्छा जी, डेक्स्ट्रोफेनार्मिन क्या है? ये एक एंटीटेसिव है। पुराने MCQs अगर आप पढ़े तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि डेक्स्ट्रोफेनार्मिन जो है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ये कौन सी ड्रग है? तो ये एक एंटीट्यूसिव ड्रग है। ठीक है। ये क्या करती है, ये NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और सिंथेटिक कोडिन एनालॉग है। इसका जो इफेक्ट है वो ओपाइड है। ये लोग ओवरडोज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि लोग आते हैं और क्या करते हैं, 2-3 बोतलें क्या करते हैं, इसकी पी लेते हैं। तो ये इसकी ओपाइड इफेक्ट है, जिससे ये क्या होती है, ये ओबियस होती है। तो इसकी जो ओपाइड इफ़ेक्ट है, वो अगर वो ओवरडोज हो जाए तो उसको कौन ऐसी ड्रग है जो इसकी इफ़ेक्ट को दोबारा एंटीडोट है, तो वो है नेलेक्सोन। आपने इसको याद करना है किस चीज़ से? आपने इसको याद करना है ऑन के साथ। ठीक है ना। तो जब भी आप ऑन के बारे में कहेंगे, ओ से मतलब है ओपाइड और इससे मतलब है नेलेक्सोन। तो जब भी ओपाइड की बात आएगी और उसके एंटीडोट की बात आएगी, तो आपने नेलेक्सोन को नहीं बोलना है। ठीक है। और ये एब्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब जनाब आते हैं सूडोएप्रेडिन फिनाइलप्रिन के बारे में। ठीक है जी। अब ये क्या काम करते हैं?
ये जनाब ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का इनर्सल म्यूकोजा। अब इसका इस्तेमाल किस लिए है? अब ये क्या करती है? ये लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन करती है, यानी ये नेज़ल कंजेशन के लिए, जब भी नाक बंद होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये क्या करती है? जब इसको अगर हम 4 से 5 डेज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? इससे राइनाइटिस मेडिकेमेंटोजा प्रोड्यूस होता है और ये टेकीफ्लेक्सिक के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है वो ये है कि ये क्या कर सकती है? ये सीएनएस स्टिमुलेशन कर सकती है, एंजाइटी कॉज कर सकती है। यानी आप इतना याद रखें कि सूडोएपिप्रिड फिनाइलिप्रिन ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये नेज़ल कंजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब आती है जनाब पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग को पढ़ते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग में हम क्या करते हैं? एंडोथिलीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? ये कम्पिटिटिवली एंटागोनाइज एंडोथिलीन 1 रिसेप्टर और क्या करती है जिसके नतीजे में पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है। ये क्या करती है? ये हेपेटोटॉक्सिक है जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या LFT को मॉनिटर करना पड़ता है। और इसके अंदर जो ड्रग शामिल है उस ड्रग का नाम है बिसेंटेन, ठीक है। आप जनाब आते हैं PDE5 इनहिबिटर। ये हम स्केलेटल मसल के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप इस तरह बल्कि कि ये PDE5 जो है ये क्या करती है? साइक्लिक GMP को ज़्यादा करती है जिसकी वजह से वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ज़्यादा होता है। किस चीज़ का? नाइट्रस ऑक्साइड का। ये यूज़ होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। और ये इसको आपने कभी, अब ये बड़ी मारिफत की बात है ना, आपने इसको कभी भी नाइट्रोग्लाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? सीवियर हाइपोटेंशन, क्योंकि दोनों ही वेजोडाइलेटर हैं, दोनों ही क्या करते हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेजोडाइलेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? वेजोडाइलेशन की वजह से हाइपोटेंशन होगा, वो सीवियर हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ड्रग शामिल है इसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, ठीक है। अब जनाब आते हैं दूसरे ड्रग के ऊपर जिसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग। प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग क्या चीज़ है? ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या है? ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटर है और ये क्या करती है? ये प्लेटलेट को इरिगेशन को इनहिबिट करती है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये फ्लशिंग करती है और या पेन करती है। और इसके अंदर जो ड्रग शामिल है वो ड्रग क्या है? वो है इपोप्रोस्टिनोल और एलोप्रोस्ट, ये ड्रग शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अब जनाब आते हैं एस्थमा के ड्रग के ऊपर। ये बड़ी इन तमाम टॉपिक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो ये है। इसको हमने पहले भी पढ़ा था मगर फर्स्ट सेट से एक दोबारा इसकी नज़रसानी दोबारा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनाब एस्थमा ड्रग के ऊपर। एस्थमा ड्रग में अगर आप देख ले तो उसकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एस्थमा किस चीज़ से होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन से वजह है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है या पैरासिम्पैथिक टोन के अंदर कोई गड़बड़ेशन आ जाती है, पैरासिम्पैथिक टोन ज़्यादा होता है। अब इसकी जनाब इसके ड्रग की सबसे पहले जो है इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। उसके अंदर कौन सी है? उसके अंदर क्या है? सल्मेट्रोल है। सल्मेट्रोल कौन सी चीज़ है? सल्मेट्रोल क्या है? ये साबा है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। और सल्मेट्रोल जो है, सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल ये क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये दोनों क्या करते हैं? ये ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करते हैं। और जिसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? वो है ट्रेमर्स एंड एरिथमिया, ये इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। और अच्छा जी, ये बात तो हो गई। अब आते हैं इंड्यूस ग्लूकोकार्टिकाइड, इनहेल ग्लूकोकार्टिकाइड्स। इनहेल ग्लूकोकार्टिकाइड्स या और ग्लूकोकार्टिकाइड्स कौन से ड्रग शामिल है इसके अंदर? इसके अंदर प्लूटेक्सोन एंड बेटोसोनाइड शामिल है। ये क्या करते हैं? ये साइटोकाइन्स को इनहिबिट करते हैं। यही साइटोकाइन्स जो कहते हैं क्या करते हैं? ये TNF अल्फ़ा को ब्लॉक करते हैं, ये और इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को ब्लॉक करते हैं। इसका जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी किसी लिए क्रॉनिक एस्थमा के अंदर है, ठीक है। और अगर हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस, ये इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है। अब आते हैं जनाब मस्करीनिक एंटागोनिस्ट के ऊपर। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट कौन कौन से ड्रग है? थायोप्रेम है और एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हमने कहा था कि ये 2 जगह पर ड्रग आप चॉइस है, एक COPD के अंदर और एक इंट्रिंसिक एस्थमा के ऊपर। तो एप्राट्रोपियम क्या है? ये COPD के अंदर और क्या करती है? और इंट्रिंसिक एस्थमा के ऊपर ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और थायोप्रोपियम जो है ये क्या है? ये एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। अब आते हैं जनाब इंटरल्यूकिन की तरफ।
इंटरल्यूकोट्राइन की तरफ। इंटरल्यूकोट्राइन क्या है, ये इसके अंदर कौन से ड्रग शामिल है, इसके अंदर मल्टील्यूकास्ट एंड ज़ेफ्राल्यूकास्ट शामिल है। ये क्या करती है, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और ये क्या है, ये एस्पायरिन इंड्यूस्ड और एक्सट्रिंसिक इंड्यूस्ड अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर ज़ोलूटोन है, जो क्या करती है, ये अराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन के अंदर क्या करती है, ये कन्वर्शन को रोकती है। और इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, हेपेटोटॉक्सिक है। अब आते हैं जनाब इसके बाद NTIGE मोनोक्लोनल थेरेपी। NTIGE मोनोक्लोनल थेरेपी क्या चीज़ है, इसके अंदर ओमेलुजुमेब ड्रग शामिल है। ये क्या करती है, ये मैस्ट सेल के साथ क्या करती है, IgE और मैस्ट सेल के अंदर जो बॉन्ड बनती है ये उसको रोक देती है। ठीक है, वो इधर चीज़ जो ग्लूकोकार्टिकाइड्स और लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट से ठीक ना हो जाए, फिर हम इसके लिए ये मोनोक्लोनल थेरेपी देते हैं। इसके बाद है मिथाइल थियोपाइलिन। ये हमने पढ़ा था एंटी एस्थमेटिक ड्रग के स्टेप 4 में हमने पढ़ा था। थियोपाइलिन क्या है, ये ब्रांकोडायलेटर है। ठीक है, ये किस चीज़ को ब्लॉक करती है, ये फास्फोडाइस्ट्रेस को ब्लॉक करती है, जिससे साइकिल एप्लीकेबल क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन इसका जो थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स है वो क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, वो बड़ा ही लिमिटेड है, नैरो है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी सी इसकी डोज को भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी होगी और न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी। और इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोक्रोम P50 से एंजाइम से होता है। अब आते हैं जी PDE प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या चीज़ है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर है। ठीक है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर, इसके अंदर है रोपालोमेक्सिस, जो क्या थी, ये फास्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती है, साइक्लिक MP को ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से ब्रांकोडायलेशन होता है और एयरवे इन्फ्लेमेशन कम होती है। और ये हम क्या करते हैं, COPD में इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं क्रोमालिन, ये क्या करती है, ये मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को क्या करती है, कम करती है। जब हमने कहा था कि बार बार IgE जब मैस्ट सेल के साथ क्रॉस लिंकिंग बनाएगी तो मैस्ट सेल क्या होगी, ये डिग्रेनुलेशन होता है, जिससे हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, तो ये एक्यूट अस्थमा के अंदर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अब आते हैं जनाब इसके बाद है इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल थेरेपी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है, प्रिवेंट इजिनोफिलिक डिफ्रेंशिएशन। अब आपको पता है कि अस्थमा के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 किस्म के एक इसका अर्ली फेज होता है और एक इसका लेट फेज होता है। अब लेट फेज के अंदर कौन सी चीज़ है, इजिनोफिल शामिल है। इजिनोफिल क्या करती है, इजिनोफिल के अंदर क्या है, इजिनोफिल के अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन है। अब ये मेजर बेसिक प्रोटीन क्या करती है, ये लेट फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो क्या करती है, जो ब्रोंकियल क्या करती है, ब्रोंकियल डिस्ट्रक्शन करती है, ये ब्रोंकियल डिस्ट्रक्शन काज करती है। तो ये जो अब ये जो इजिनोफिल है, ये इजिनोफिल को कौन मेंटेन रखता है, इजिनोफिल को इंटरल्यूकिन 5 जो है इसको मेंटेन रखता है। तो अब इंटरल्यूकिन 5 को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो जब इंटरल्यूकिन 5 को हम ब्लॉक करेंगे तो इजिनोफिल की डिपोजिशन नहीं होगी, मैच्योरेशन नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगी। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सेवियर इजिनोफिलिक अस्थमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कौन सा ड्रग शामिल है, मेफलोजीमेब शामिल है, रिसोलोजीमेब शामिल है। ये क्या करें, इंटरल्यूकिन 5 को उनके और ऑर्बिनोलोजीमेब ये क्या करेंगे, ये इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो ये हमारी सारी हो गई रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी।